अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ ज़ुबैर और मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास का मैथ, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलिवेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स को डिस्कस किया। हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स है। पहली टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म, और इनके बारे में डिटेल के साथ हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, डीपली डिस्कस किया, कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया। आप चाहें तो उस लेक्चर के अंदर, इससे पिछले लेक्चर के अंदर आप वीडियो देख सकते हैं। और किसी किस्म की भी अगर आपको डिटेल चाहिए, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को, 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। यहां मैं आपको बताता चलो, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। हाउ मैनी वेज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने वेज है, कितने मेथड है, कितने तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, जो आप 9th क्लास में भी जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ये कोई नया मेथड नहीं है, आप पहले से इसके बारे में जान चुके हैं 9th क्लास के अंदर। जिन बच्चों ने 4th चैप्टर और 5th चैप्टर पढ़ा, 5th चैप्टर 6th चैप्टर, ये 3 चैप्टर के अंदर फैक्टराइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो एक दफ़ा फिर से हम इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपकी कमी 9th क्लास में रह चुकी है फैक्टराइजेशन को सीखने में, वो इंशाल्लाह यहाँ पे पूरी हो जाएगी आपकी। सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास आता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम इन दो मेथड को डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट को डिस्कस कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डील करें, ताकि एक ही टाइप के क्वेश्चन एक ही लेक्चर के अंदर आते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट मेथड के ऊपर। फर्स्ट मेथड हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या प्योर फॉर्म में हो, आप उसमें किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे तो फैक्टराइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, इनमें चंद एक टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस भी साथ साथ करेंगे, लेकिन उनमें से जो मेजर टाइप है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ज़्यादातर जो फैक्टराइजेशन की जाती है वो मिड टर्म ब्रेकिंग से की जाती है, यानी मिड वाली टर्म के ऐसे दो फैक्टर बनाए जाते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बन जाए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म बन जाए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हम मिड टर्म ब्रेकिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया, मैं उनको साथ साथ बताता रहूंगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, प्योर फॉर्म कौन सी होती है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को एक ऐसी फॉर्म में लेकर आना है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हो। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म पहले होनी चाहिए, फिर एक्स की टर्म होनी चाहिए, फिर कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम एक्स का कॉफिशिएंट देखेंगे। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो ये देखिए हमारे पास एक्स के कॉफिशिएंट को मैं एस का नाम दूंगा। ये हमारे पास s इज इक्वल टू -1, और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -20, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -20 विच इज इक्वल टू -20। अब ये वन नंबर हमारा टारगेट में है, ये हमारे प्रोडक्ट में आ रहा है, ये हमारा सम के अंदर आ रहा है।
अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर के फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे मिड टर्म आ जाए। तो ये देखिए कैसे, किस तरीके से बहुत सारे मेथड है इसको फाइंड करने के, इसके फैक्टर को फाइंड करने के। एक तो सिंपली ये मेथड है कि आप 20 को फैक्टराइज कर लें इस तरीके से, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। 2 से डिवाइड करें 2 10 जा 20 होता है, 2 से डिवाइड करें 2 5 जा 10 होता है, 5 से डिवाइड करें 5 1 जा 1 होता है। फिर इस तरीके से इन फर्स्ट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और एक नंबर हमारे पास 5 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उनको जिस तरीके से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 20 ही आएगा। हमें सोचना ये है कि इनमें से ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं, ऐसा कौन सा पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 के साथ साथ मिड टर्म भी हासिल हो जाए। मिड टर्म हमें क्या चाहिए, -1, ये मैंने एस में लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसे दो नंबर हम लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बने और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ मीन बने, मीन मिड टर्म वाली वैल्यू बने। तो 4 और 5 है। अब यहाँ पे सिंबल की मिस्टेक से बचने का तरीका ये कि आप इन दोनों में से, जब हमें पता लग गया कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 20 भी बन रहा है और इनके सब्ट्रैक्शन करने से 1 भी बन रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा कोशिश किया करें कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे रखा करें। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि आप बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे रखें और बड़े नंबर के साथ हमेशा वही साइन रखें जो आपके क्वेश्चन की मिड टर्म में आ रहा है। मिड टर्म में हमारे पास माइनस का साइन, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमने क्या किया, 5 के साथ नेगेटिव साइन लगाया और 4 के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यहां इस बात को मैं बताता चलूं कि हमने पहले नंबर का साइन फिक्स किया इस साइन को देखते हुए। दूसरे नंबर का साइन या तो रेलिवेंट होगा, यानी या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा। सेम तब होगा जब आपको एडिशन करनी होगी, डिफरेंट तब होगा जब आपको सब्ट्रैक्शन करनी होगी। अब हमें ये पता लग रहा है कि अगर मैं 5 में 4 ऐड करता हूं तो मेरे पास 9 आता है, लेकिन अगर मैं 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करता हूं मेरे पास 1 आता है। तो इस तरीके से हमारे पास आप देखिए कि इसमें सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास मिड टर्म भी बन रही है एस, सम ऑफ मीन या डिफरेंस ऑफ मीन, ये वैल्यू भी बन रही है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी बन रहा है। तो ये पहले क्वेश्चन के अंदर मैं इतना डीपली और डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको खुद भी पता लगते रहेंगे फैक्टर्स, और चंद एक फैक्टर्स मैं आपको बता भी दूंगा। डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आपको कुछ बेसिक टेबल आने चाहिए, एटलीस्ट आपको 12 तक भी टेबल आते होंगे, तो आप बहुत सारे नंबर के फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हमने इनमें से सिलेक्शन किया, पहला नंबर -5x, दूसरा नंबर 4x, फर्स्ट नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाया, तो सेकंड नंबर के साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगाया साइन की मिस्टेक से बचने के लिए। अब पेयरिंग कर लें। पेयरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास x -5 है, सेकंड 2 में से 4 कॉमन आएगा, x -5 रह जाएगा। अच्छा, एक और बात, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूं, एक और बात आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि जब भी आप थर्ड स्टेप में आएंगे, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद जैसे ही आप इसको कॉमन लेंगे तो आपको ये 2 ब्रैकेट वाली टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएंगी। इनमें वेरिएबल, कांस्टेंट, उनके साइन, हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट सेम टू सेम आपको नजर आएगी। इट मींस कि आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हो रहा है। इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि आपकी कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो देखिए नेक्स्ट हम x -5 को कॉमन अगर लेते हैं तो हमारे पास आगे रह जाएगा x +4। अब ये 2 नंबर्स आ रहे हैं, एक टर्म ये आ रही है, एक टर्म ये आ रही है, इनमें से x -5 दोनों ब्रैकेट सेम है, बाहर कॉमन आ गया, और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x और 4। इनको मैंने अलग से ब्रैकेट में लिख के इस तरीके से 2 फैक्टर्स बना लिए। अब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिस तरीके से मैं ये कहता हूं कि 2 लीनियर इक्वेशन को आप प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके 2 लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x -5 which is equal to 0, इधर x -5 which is equal to 0,
x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, ताकि हम यहाँ से x की स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करें। x इज इक्वल टू 5, एक सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4, एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ये आंसर कुछ इस तरह के आंसर है कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करते हैं। जब भी हम किसी इक्वेशन के साथ सॉल्व का वर्ड देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें यूज होने वाले जितने भी अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूज 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, अगर आप x की वैल्यू -4 रखेंगे तब भी आपका आंसर 0 आएगा। इस तरीके से आप अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। और ये हमारे ऐसे वो तमाम वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं उन्हें हम रूट्स भी कहते हैं। और ये आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था रेडिकल इक्वेशन के अंदर 7 चैप्टर के अंदर 9th क्लास के, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, और उसमें एक्सट्रेनियस रूट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। बहरहाल यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं कि x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो लाजमी तौर पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और फर्दर हम बेहतर ये है कि आप इसको सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखा करें, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 5। कोशिश करें कि छोटा नंबर पहले लिख लें, बड़ा नंबर बाद में लिख लें, ठीक है। यानी अगर उनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव को पहले लिख लें, पॉजिटिव बाद में लिख लें। अगर दोनों नेगेटिव है तो उनमें से भी सिलेक्शन की जा सकती है कि छोटा नंबर कौन सा है, तो जो लेसर नंबर है उसे पहले लिख लें, फिर ग्रेटर नंबर बाद में लिख लें। तो इस तरीके से बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं सोल्यूशन सेट में। तो ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डीपली डिस्कस किया है ताकि आप पहले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझें। इसके बाद इंशाल्लाह हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो इसके बाद है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने पहला पॉइंट ये बताया था कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोशिश करें कि उसे सिंप्लीफाई करके किसी न किसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। उसके बाद फिर सिलेक्शन करें कि आपको उसको किस तरीके से इजीली सॉल्व करना है। तो देखिए 3y², y को मैं राइट से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास y² माइनस 5y। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले आता हूँ, 3y² माइनस y² माइनस 5 सॉरी प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। जो भी वैल्यू राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑपरेशन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2y² प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। देखिए फैक्टराइजेशन में ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे मिड टर्म ब्रेकिंग की जाए। मिड टर्म ब्रेकिंग तब की जाती है जब आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वैसे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कांस्टेंट नहीं भी है, फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हम मिड टर्म ब्रेकिंग को तभी प्रेफर करते हैं जब हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, जब हमारे पास उसमें 3 टर्म्स बन रही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही हो, तब हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग की हमें जरूरत ही नहीं है। फैक्टराइज का वैसे मतलब है कि आप उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेकर आए, तो ये जरूरी नहीं कि मिड टर्म ब्रेकिंग कोई किया जाए। तो इन दोनों में से y कॉमन आता है, तो रिमेनिंग है 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों को इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो पहला नंबर 0 हो तो ये पूरा फैक्टर 0 हो सकता है, दूसरा नंबर 0 हो तो पूरा फैक्टर 0 हो सकता है, और दोनों 0 हो तो तब भी 0 आंसर आ सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये राइट साइड पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, y हमारे पास आ जाएगा -5/2, और ये y का आंसर तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका हुआ है। तो ये दोनों आंसर भी ऐसे हैं कि ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे अगर आप इसके लेफ्ट और राइट साइड पे किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो या फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो यानी पुट करो, तो आपका आंसर बैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड के आंसर मैच कर जाएंगे। तो ये हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इसका सेकंड पार्ट था। सॉल्यूशन सेट लाजमी लिख लिया करें, -5/2 एंड 0।
तो ये सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है जिसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो करली ब्रैकेट के साथ ये वाली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये ब्रैकेट यूज नहीं करनी। ये ब्रैकेट आप 8 चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं 9th क्लास के, कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म बन जाती है। अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में आ जाता है। तो ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन है। y की इक्वेशन होगी, x की इक्वेशन होगी, या z की इक्वेशन हो सकती है। वन वेरिएबल की इक्वेशन में कभी भी ऑर्डर पेयर नहीं बनता। उनके दोनों आंसर हमेशा इस तरीके से सेट में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है जी 4 - 32 x इज इक्वल टू 17x²। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सारी की सारी टर्म को एक साइड पे ले आते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड वाली तमाम वैल्यूज को राइट साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे रखते हैं 0। 17x² ऑलरेडी पॉजिटिव है राइट साइड पे, उसको राइट साइड पे उसी तरह रहने दें। लेफ्ट साइड पे जब -32 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 32x, और 4 लेफ्ट साइड से जब जंप करेगा राइट साइड पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मुंह के बल गिरेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अब इसको मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूं, 17x² प्लस 32x -4 विच इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो फॉर्म है जिसके अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग की जाती है। तो याद रखिएगा, मिड टर्म ब्रेकिंग तभी हो सकती है कि जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम पावर पहले हो, फिर एक्स की वैल्यू हो, फिर कांस्टेंट हो। तो अब हम इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट पहले लेते हैं, 17 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ, तो 68 आता है, -68 आता है। अब -68 नंबर काफी बड़ा है, तो इसके लिए हमें सोच भी बड़ी रखनी होगी। तो जितने बड़े नंबर आते हैं उतना बड़ा सोचना पड़ता है। तो देखिए कि अब हम ऐसे दो नंबर सोचेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 68 भी आए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 32 भी आए। तो ये मिड वाला 32 भी बता रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जब ऐसा बड़ा नंबर आता है तो हम बड़ा टेबल सोचते हैं कुछ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया 34 और 2। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करने से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास मिड टर्म में 32 आ रहा है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास -68 भी आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये कि थोड़ा सा आपको सोचना होगा, थोड़े से टेबल आपको आने चाहिए। बड़े नंबर के लिए बड़ा सोचें, छोटे नंबर के लिए छोटा सोचें, छोटे नंबर को सोचें। तो आपके लिए मिड टर्म ब्रेकिंग करना या फैक्टराइज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि देखें, मैंने जो पहला पॉइंट आपको बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर, उसी बात को एक दफा फिर से रिपीट करता हूं। मैंने ये कहा कि जब आप दो नंबर की सिलेक्शन कर लेंगे, 34 और 2 की सिलेक्शन की, तो उनमें से बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। अगर आप मिस्टेक से बचना चाहते हैं, साइन की मिस्टेक से बचना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसे किया करें कि बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में रखा करें। दूसरी बात, बड़े नंबर के साथ साइन फिक्स कर दें। हमेशा जो भी मिड में साइन हो उसी साइन को आपने यहाँ पे फिक्स कर देना। कभी नेगेटिव हो नेगेटिव लगा दे, पॉजिटिव हो पॉजिटिव लगा दे। दूसरे नंबर के साथ अब आपको साइन को सोचना है कि आपको डिफरेंस चाहिए या सम चाहिए, यानी आपको इस नंबर से बड़ा आंसर चाहिए या इससे छोटा आंसर चाहिए। अगर इससे बड़ा आंसर चाहिए तो सेम साइन होना चाहिए, अगर इससे छोटा आंसर चाहिए फिर आपका डिफरेंट साइन होना चाहिए। तो मैंने सब्ट्रैक्शन की है, तभी मेरे पास आंसर वापस 32 आया, और वो 32 भी पॉजिटिव है। तो देखिए जरा, हम इस क्वेश्चन को मजीद प्रोसीड करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो 17x² 34x -2x -4 विच इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। फर्स्ट रो में से 17 और x कॉमन आएगा, ये रह जाएगा हमारे पास x + 2। देखिए अगर हम 34 को 17 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग 2 आता है। आप इंडिविजुअली भी एक एक करके अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
-2 यहाँ से कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ गई x+2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में टर्म बिल्कुल सेम टू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक चल रहा है और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए x+2 यहाँ से कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 17x -2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखें दो फैक्टर लीनियर हैं और 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात कि हम मिड में लगाते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास x+2 इज इक्वल टू 0 आ गया और 17x -2 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी और राइट साइड पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/17, क्योंकि -2 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे +2 हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई करें इसको राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2/17 आ जाएगा। कोशिश कीजिए कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने दें, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया जी सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में कोशिश करें कि छोटा नंबर पहले लिखें, बड़ा नंबर बाद में लिखें, ताकि एक प्रॉपर तरीके से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये सॉल्यूशन सेट बना रहे। तो ये हमारे पास जी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -11x इज इक्वल टू 152। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। x² -11x इज इक्वल टू 152। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, x² -11x -152 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और इसको हम ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की तीनों टर्म्स गिवन है, तो इसलिए हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिड टर्म आ जाए। अच्छा, इसका एक और तरीका भी मैंने बताया था, जैसे 152 आ रहा है, अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 152 आ रहा है -152, ये तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब हमें s बनाना है -11। 152 को हम कर लेते हैं फैक्टराइज। 152 को हम इसको 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली अगर आपसे डिस्कस करूँ ना तो एक्चुअली ये 19 पे डिवाइड हो रहा है। 19 के टेबल में 152 होता है। 19 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 152 आता है। इसी तरीके से हम 8 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि 19 और 8 ही ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बनेगा और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास मिड टर्म बन जाएगी। तो आप देखिए, तो हम इसमें बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। तो अब आप सोचें कि इसमें फर्स्ट नंबर के साथ कौन सा साइन होना चाहिए। एग्जैक्टली नेगेटिव साइन होना चाहिए और सेकंड नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि हमें 11 नेगेटिव चाहिए, हमें 11 नेगेटिव साइन के साथ चाहिए। इस वजह से हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास -11 आएगा और अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास -152 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² -19x प्लस 8x -152 इज इक्वल टू 0। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन, इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिनमें फैक्टर बनाना थोड़े से मुश्किल होता है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड के अंदर। तो देखिए इसकी पेयरिंग करते हैं। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आएगा तो x -19, फर्स्ट 2 में से 8 कॉमन आएगा तो x -19 इज इक्वल टू 0। जब आपको पता लग गया कि आपका फर्स्ट में से x कॉमन लेने से x -19 बन रहा है तो लाजमी बात है x का जो भी पहला कोएफिशिएंट होगा उसे आप बिना झिझक कॉमन ले लिया करें। तो इंशाल्लाह आपका ये फैक्टर बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो x -19 ये फैक्टर बाहर कॉमन आ गया और रिमेनिंग ब्रैकेट के अंदर x + 8 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास x -19 इज इक्वल टू 0 आएगा और x + 8 इज इक्वल टू 0 होगा। ये मैं और करके लिख देता हूँ, ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। x इज इक्वल टू 19 एक आंसर हमारे पास ये आ गया, x इज इक्वल टू -8 एक आंसर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ गया। इसको सॉल्यूशन सेट में हम लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा -8, ये माइनस का साइन है, -8 और 19, ये है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जल्दी से
इन क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं। ये 4 पार्ट, 5th पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है x + 1 और x over x + 1। बिल्कुल इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारे ऊपर भी गुजर चुका है, जिसकी सिंप्लीफिकेशन करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म बनाई थी। तो वो आप क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, ताकि एक ही मेथड को अगर हम तमाम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से वो मेथड अच्छे तरीके से रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि ये नॉन कॉमन है। मैंने बताया कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आ जाए तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लें। एलसीएम नॉन कॉमन आ रहा है तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम लेते हैं और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x + 1 होल स्क्वायर और प्लस x² = 25/12। अब यहां से मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं। x² + 2x + 1 + x² होल डिवाइडेड बाय x² + x = 25/12। अब देखिए x² लाइक टर्म्स है, दोनों के कोएफिशिएंट ऐड होंगे। 2x² + 2x + 1 विच इज इक्वल टू, यहां से मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 25 को x² + x से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, तो 12 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24x²। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 = 12। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25x², 25x आ गया। लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं। 24x² - 25x² + 24x - 25x + 12 = 0। अच्छा जी, इन दोनों के कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ रहा है -x²। 1 कोएफिशिएंट लिखते नहीं है, -x² और यहां पे हमारे पास आ जाएगा -x + 12। जैसा कि मैंने बताया कि आप कोशिश किया करें कि आपका जो फर्स्ट नंबर है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है x² वाली टर्म, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां से -1 कॉमन लेकर साइन चेंज कर देते हैं। x² + x - 12 = 0 हो गया और यहाँ पे फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई x² + x - 12 विच इज इक्वल टू 0। और -1 कहाँ गया, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। 0 और -1 0 के इक्वल। 0 और समथिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 0 के इक्वल ही होता है। 0 न्यूट्रल नंबर है, इस वजह से ये इसका कोई भी साइन नहीं होता, तो इसको हम 0 और समथिंग 0 के इक्वल ही लिखते हैं। ले जी, इसका अब हम फर्दर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। बहुत ही इजी है क्वेश्चन आपके सामने। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास मिड टर्म आ जाए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाए। मैं आपको एक और यहाँ पे ट्रिक बताने लगा हूं कि जब कभी भी आपको मिड में 1 चाहिए हो, जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं और आपको मिड में 1 चाहिए, तो आपने क्या करना है कि आपने उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स को देखना है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि हमें पता है कि 12 ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट है जिसमें 4 और 3 है। कंसेक्यूटिव नंबर को अगर देखा जाए तो कंसेक्यूटिव टेबल हमारे पास 4 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। तो कंसेक्यूटिव यानी पहला नंबर जो भी है उसमें से नेक्स्ट नंबर में से 1 रिड्यूस करके या 1 ऐड करके बनाया जाए तो उसे हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अगर 3 लिया तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 4 बनेगा। तो ये हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। तो आप हमेशा देखा करें कि आपको मिड में कोएफिशिएंट कौन सा चाहिए। जब भी 1 चाहिए हो तो आपने 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बन सकता है। अब रह गई बात सिंबल की, साइन कौन कौन से आएंगे, तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फर्स्ट नंबर के साथ हमेशा ये साइन लगाया करें जो भी एक्स के साथ हो। तो फर्स्ट पॉजिटिव 4 आ गया और दूसरा नेगेटिव -3 आ गया, -3 आ गया। तो पॉजिटिव 4 -3 सॉल्यूशन विल बी +1 यानी +1 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12 भी बनेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 1 भी आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x² + 4x - 3x
-12 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन आएगा, x प्लस 4 रह जाएगा। नेक्स्ट टू में से -3 कॉमन आएगा, x प्लस 4 रह जाएगा। जब भी कोई नेगेटिव नंबर आप लेते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, इस वजह से x प्लस 4 हो गया। x प्लस 4 इसमें से कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो ये नंबर 0 के इक्वल आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक नंबर हमारे पास यहाँ से 4 नेगेटिव आ जाएगा और एक हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ गया जी। एक नंबर -4 आ गया, एक नंबर 3 आ गया। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा। तो कोशिश किया करें कि इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड पे सोल्यूशन सेट लाजमी लिखा करें। और ये सोल्यूशन सेट इस वजह से भी लिखा जाता है क्योंकि ये आंसर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करते हैं। सॉल्यूशन सेट में हम ऐसे आंसर को ही लिखते हैं जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी उनके आंसर आएंगे, वो सारे के सारे आंसर आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। आप चाहे तो किसी भी आंसर को आप इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड पे पुट करके चेक कर सकते हैं, आपके आंसर बिल्कुल एक जैसे होंगे लेफ्ट और राइट साइड के। ले जी, इसका लास्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ फिर मूव करेंगे। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। ले जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से रेलिवेंट है। सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम 2 ओवर x माइनस 9, राइट साइड पे मैं फिर एलसीएम ले रहा हूँ, नॉन कॉमन है तो इनका प्रोडक्ट एलसीएम आएगा। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ गया। बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, x माइनस 4 x माइनस 3 को -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं साइन भी चेंज करूंगा। तो हर चीज का ख्याल रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने कि जब आप किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप साइन भी चेंज करें, इस वजह से x प्लस 3 करेंगे। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू -4, इनकी भी चलें सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। -4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1 ओवर, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुत ही इजी वे कि आप कोई से भी 2 लीनियर फैक्टर को इस जो कि इस फॉर्म के अंदर लिखे होते हैं उनको आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। -3 -4 ऐड करेंगे तो -7 इंटू एक्स, -3 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अपनी इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल के साथ बताया हुआ, तो आप चाहें तो वहां से इसकी डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 9। ये हमारे पास आ गई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और लेफ्ट से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर -14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x और +9। जब किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी चेंज करती है, मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके आता हूँ। 2x स्क्वायर -14x प्लस x प्लस 24 -9 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2x स्क्वायर, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -13x और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 24 में से हम 9 माइनस कर रहे हैं तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 5 आ रहा है और ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया +15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास आ रहा है 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है। तो हमने ऐसे दो नंबर ट्रेस करने के जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बन जाए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म बन जाए। तो अगर मैं -10 और -3 लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है -13 और मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस 30 भी बनेगा। मुझे +30 चाहिए और प्रोडक्ट से +30 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -13 चाहिए। तो देखें इसके फैक्टर बनेंगे 2x स्क्वायर -10x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन आएगा तो x -5 रह जाएगा और सेकंड 2 में से 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा x -5 विच इज इक्वल टू 0। x -5 ये हमारे पास सेम फैक्टर बन रहे हैं। x -5 को मैं लेता हूँ कॉमन तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 2x -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास
टू लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद हमें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 रखना होगा और 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 रखना होगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। तो इनको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं यानी सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। पहला नंबर है 3/2, दूसरा नंबर है 5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका बन गया। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और हमने इस क्वेश्चन के तकरीबन तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।